हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज मंत्रा में। दोस्तों, वन डे वन कॉन्सेप्ट फॉर 72nd बीपीएससी में आज का हमारा टॉपिक है संसद। दोस्तों, आज की वीडियो में हम संसद के ओवरऑल कार्य के बारे में समझेंगे कि संसद क्यों सर्वशक्तिशाली है, इसे क्यों सर्वोच्च विधायी संस्था कहते हैं। सब कुछ संसद के बारे में A to Z हम समझेंगे आज के वीडियो में, क्योंकि ये बीपीएससी PYQ अगर आप देखेंगे तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है और हमने इस सीरीज में PYQ से ही टॉपिक उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिर संसद है क्या और ये क्यों सबसे शक्तिशाली है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 यानी 79 के अनुसार भारतीय संसद 3 अंगों से मिलकर बनी है: लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति। लेकिन इस वीडियो में हम लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। हम इस वीडियो में संसद के ओवरऑल कार्य के बारे में चर्चा करेंगे और लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति के बारे में हम अलग से वीडियो बना के उसे कवर करेंगे, क्योंकि इसमें वीडियो लंबा हो जाता है। और संसद को सर्वोच्च विधायी संस्था कहा जाता है क्योंकि यह संस्था देश के लिए कानून बनाती है और सरकार को नियंत्रित करती है और संविधान को समय के अनुसार ढालती है। अब हम समझते हैं कि यह सब काम संसद कैसे करती है। तो संसद का मूल कार्य है कानून बनाना। संविधान के अनुच्छेद 107 बताता है कि कोई भी विधेयक संसद में कैसे प्रस्तुत और पारित किया जाता है। कोई भी नियम, योजना या अधिनियम तब तक कानून नहीं बनता जब तक वह संसद के दोनों सदनों से पारित न हो जाए। और जब दोनों सदन किसी विधेयक को स्वीकार कर लेते हैं तो अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद वही विधेयक कानून बन जाता है। यहीं से हमें यह समझ में आता है कि देश में कानून बनाने की अंतिम शक्ति संसद के पास है। कानून से अब पैसा जुड़ता है, यानी वित्तीय कार्य। अब सवाल उठता है कि कानून तो बन गया, लेकिन सरकार पैसा कहाँ से लाएगी और कहाँ खर्च करे। और यहीं से संसद का दूसरा सबसे बड़ा कार्य शुरू होता है, जो कि है वित्तीय नियंत्रण। संविधान का अनुच्छेद 112 कहता है कि हर वर्ष सरकार अपनी आय और व्यय का विवरण संसद के सामने रखेगी, जिसे हम बजट कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमारा बजट पेश हुआ है और ये बात ध्यान रहे कि संविधान में कहीं भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसे हम सामान्य बोलचाल की भाषा में वार्षिक बजट कहते हैं। लेकिन बजट पेश कर देना ही काफ़ी नहीं है। अनुच्छेद 113 और अनुच्छेद 114 के अनुसार सरकार तब तक 1 भी रुपया खर्च नहीं कर सकती जब तक संसद उसकी अनुमति न दे दे। यानी साफ शब्दों में अगर कहा जाए तो बिना संसद के ना टैक्स लगेगा और ना पैसा खर्च होगा। इसलिए कहा जाता है कि संसद राष्ट्रीय कोष की संरक्षक की भूमिका में होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि संसद जो होती है वो राष्ट्रीय कोष की संरक्षक होती है और बिना संसद की अनुमति के ना ही कोई टैक्स लगेगा और ना ही कोई पैसा खर्च किया जाएगा। अब पैसा मतलब कानून बन गया और पैसा भी आ गया। अब बात करते हैं कि इस पर नियंत्रण कौन रखेगा। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल आता है कि अगर सरकार कानून बना रही है और पैसा खर्च कर रही है तो उसे रोकेगा कौन। इसका भी जवाब है कि संसद ही। संविधान का अनुच्छेद जो 75(3) है, यह स्पष्ट रूप से कहता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये लाइन एज इट इज आता है कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी कौन होता है। तो आपको ध्यान रखना है मंत्रिपरिषद, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 75(3) में किया गया है। और इस उत्तरदायित्व को लागू करने के लिए संसद के पास कई साधन हैं, जैसे प्रश्नकाल हो गए, शून्यकाल हो गए, अविश्वास प्रस्ताव हो गए। प्रश्नकाल में जो सांसद होते हैं वो सीधे मंत्रियों से सवाल पूछते हैं और शून्यकाल में तत्काल राष्ट्रीय मुद्दे उठाए जाते हैं और यदि स्थिति गंभीर हो तो संसद अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को हटा भी सकती है। और सांसदों को यह अधिकार उनके संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत प्राप्त हुआ है, जो कि अनुच्छेद 105 में है। अनुच्छेद 105 के अंतर्गत मिला है, जो उन्हें संसद में स्वतंत्र रूप से बोलने की शक्ति देता है, जिससे लोकतांत्रिक नियंत्रण बना रहता है। समय बदलता है, संविधान संशोधन। अब सोचिए, अगर संविधान बदला ही न जा सके तो क्या वह हमेशा प्रासंगिक रहेगा। इसलिए संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद को संविधान संशोधन की शक्ति दी। संसद आवश्यकता के अनुसार संविधान में नए प्रावधान जोड़ सकती है या पुराने प्रावधानों में सुधार करती है, लेकिन यह शक्ति पूरी तरह असीमित नहीं है। कुछ संशोधनों के लिए विशेष बहुमत और राज्यों की सहमति भी जरूरी होती है। इससे यह संतुलन बनता है कि संविधान न तो जड़ बने और न ही मनमाने ढंग से बदले, यानी शक्ति संतुलित रहता है। अब बात करते हैं देश के अंदर की व्यवस्था तक। अब बात करते हैं संसद केवल देश के अंदर की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि वह राष्ट्रीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भूमिका निभाती है।
अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संसद की स्वीकृति से ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल प्रभावी होता है। इसी तरह विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संधियां और युद्ध शांति जैसे विषयों पर संसद चर्चा का मंच प्रदान करती है और यह सुनिश्चित करती है कि बड़े निर्णय लोकतांत्रिक प्रक्रिया से लिए जाएं। तो ध्यान रहे कि हमारे देश में बड़े निर्णय भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से ही लिए जाते हैं, इसलिए इसमें संसद बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अब जहाँ संसद न्यायाधीश भी बनती है, उन परिस्थितियों के बारे में जान जाते हैं। संसद केवल कानून बनाने वाली संस्था नहीं रहती है, बल्कि न्यायिक भूमिका भी निभाती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पर संविधान उल्लंघन का आरोप लगे तो महाभियोग की प्रक्रिया संसद के माध्यम से चलती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अनुच्छेद 61 में महाभियोग का प्रावधान है और ये संवैधानिक उल्लंघन के लिए होता है। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करता है तो उस पर अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग चलाया जा सकता है और इसी कारण संसद को अर्धन्यायिक संस्था भी कहा जाता है। तो अगर हम क्विक रिवीजन करें तो संसद की संरचना का वर्णन अनुच्छेद 79 में, इसका मुख्य कार्य कानून निर्माण करना, वित्तीय नियंत्रण, बजट और कार्य के माध्यम से सरकार की जवाबदेही तय करना भी संसद का काम है, और संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत और महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। इस तरह हम देखते हैं कि कानून बनाना, पैसा नियंत्रित करना, सरकार को जवाबदेह बनाना, संविधान में संशोधन करना और लोकतंत्र की रक्षा करना, ये सभी कार्य संसद से जुड़े हैं। दोस्तों, आज के वन डे वन कॉन्सेप्ट सीरीज में हमने संसद के कार्यों को बेहतर तरीके से समझा। अगले वीडियो में हम लोकसभा और राज्यसभा के बारे में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ये PDF चाहिए जिस PDF से हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो ये PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए आप सिविल सर्विसेज मंत्रालय के साथ।